दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज की राजनीति का एक्सप्लेनर क्या है? एक्सप्लेनर एक नया शब्द है। इसे आप आमतौर पे अखबारों के जो इंटरनेट एडिशन होते हैं, उनमें आप देखेंगे। अंग्रेजी के अखबार तो अपने प्रिंट एडिशन में भी एक्सप्लेनर शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं कि वो कोई पेचीदा घटना होती है जिसके बहुत सारे आयाम होते हैं, तो वो अपने किसी एक पत्रकार या किसी एक समीक्षक द्वारा उन सारे आयामों को या किसी कानूनी विशेषज्ञ द्वारा या उस विषय के किसी एक्सपर्ट द्वारा एक एक्सप्लेनर तैयार करवाते हैं, यानी उसकी एक व्याख्या तैयार करवाते हैं, जिसमें सब कुछ सरल भाषा में आपके सामने आ जाता है। मैं आपके सामने उसी तर्ज पर आज की राजनीति का एक एक्सप्लेनर पेश करने वाला हूं। इस एक्सप्लेनर का पहला सवाल है कि राहुल गांधी इस समय क्या कर रहे हैं? यूजीसी की घटना पर क्या उन्होंने कोई वक्तव्य दिया है? क्या उन्हें कुछ करना चाहिए? दोस्तों, मेरा विचार तो यह है कि फिलहाल तो राहुल गांधी को इस समय केवल अपनी जगह बैठकर मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सामाजिक न्याय का नैरेटिव चलाया था, उसमें मोदी जी फंस गए हैं, अमित शाह फंस गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान फंस गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी फंस गया है। नैरेटिव के लिहाज से इतनी बड़ी जीत राहुल गांधी की कभी नहीं हुई। उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर सरकार यूजीसी नियमावली को वापस लेती है या आंदोलनकारों कारियों की मांगों के मुताबिक उसमें कोई संशोधन करती है, तो एससी, एसटी और ओबीसी मैदान में उतर आएंगे। अगर नहीं करती, इस कानून को वैसा ही बनाए रखती है, तो मोदी और भाजपा के कोर समर्थक पार्टी का साथ छोड़ देंगे और जो गालियां अभी पड़ रही हैं, वे और भी ज्यादा गंदी, भद्दी और भयानक हो जाएंगी। सारा खेल बिगड़ जाएगा। हालत यह है कि इस समय भाजपा हिंदुत्व की जिस पिच पर हिंदू बनाम मुसलमान करने में लगी हुई थी, मुसलमानों के खिलाफ सारे देश में घृणा की आंधी चला रही थी, वह राजनीति भी इस वक्त ठंडी पड़ी हुई है। दोस्तों, बहुत संक्षेप में मैंने ये बात कही है। इस बात के भी बहुत आयाम है। इस पे मैं कई वीडियो बना सकता हूँ इस एक्सप्लेनर के इस सवाल को लेकर। लेकिन अब मैं आता हूँ आज के दूसरे एक्सप्लेनर पर, और वो ये है कि यूजीसी का नया कानून काला है या सफेद है? ऊंची जातियों और जनरल कैटेगरी के साथ नाइंसाफी है या इक्विटी वाली यानी समतावादी समतावादी नियमावली है? यह फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, सरकार करेगी, या फिर पाले के दोनों तरफ अपनी-अपनी तलवारें भांज रही सामाजिक शक्तियां करेंगी? एक तरफ वे हैं जो इसे काला कानून बता रही हैं, यानी जनरल कैटेगरी वाले। ये सभी भाजपा के जेबी वोटर हैं, और लेकिन इस समय सरकार और मोदी के इतने खिलाफ हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भद्दे से भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जातियां हैं। ये भाजपा को कभी-कभी वोट देती हैं और कभी ऐसा भी होता है कि वोट नहीं देती हैं। भाजपा इन्हें भी अपना जेबी वोटर बनाना चाहती है। लेकिन इस चक्कर में हुआ यह है कि हिंदू वोटरों की एकता होना तो दूर रही, पूरी तरह से ये वोटर एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं। इन्हें भिड़ाने का काम किया है उस भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका एजेंडा इनकी एकता करना था। हिंदू एकता की चिंता तो सुप्रीम कोर्ट भाजपा से ज्यादा कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने अलग-अलग जातियों के स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाने के प्रावधान पर प्रावधान को एक बड़ा संगीन प्रावधान बताया है। उन्होंने कहा है, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सभी साथ-साथ रहा करते थे, इंटरकास्ट शादियां भी होती थी। खबर मिली है कि मोदी जी भी दुखी हैं, नाराज हैं। अमित शाह एकदम चुप हैं। भाजपा का हमेशा सक्रिय रहने वाला आईटी सेल गुमसुम है। भाजपा की गोद में बैठकर न्यूज एंकरिंग करने वाले संभल-संभल के बोल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं की हालत यह है कि टीवी के कैमरा देखते ही वे दूर भाग जाते हैं। क्या दिलचस्प माहौल है। दोस्तों, मुझे तो केवल राहुल गांधी ही मुस्कुराते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे रोहित वेमुला का चेहरा भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। याद है रोहित वेमुला की? 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने जातिगत उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि उसकी शिकायत विद्यार्थी परिषद ने मानव संसाधन मिनिस्ट्री में करके उसे सताया था। संघ परिवार द्वारा किया गया यह पाप ही आज सिर चढ़कर बोल रहा है।
याद होगा जब स्मृति ईरानी मंत्री थीं, मानव संसाधन मंत्री थीं, उन्होंने संसद में छाती पीट-पीट कर बड़े ज़ोर-शोर से आँखों में आँसू भरकर अपना बचाव किया था। आज उन स्मृति ईरानी को मोदी-शाह ने राजनीति के मंच से नीचे धकेल दिया है। उनकी जगह धर्मेंद्र प्रधान आ गए हैं, जिन्होंने मोदी जी द्वारा दिए गए आदेश को इतने फूहड़ ढंग से पूरा किया है कि पूरी की पूरी पार्टी ही फँस गई है। एक ऐसे चक्कर में जिसकी कल्पना पहले कभी क नहीं की गई थी। कल जिस समय सुप्रीम कोर्ट यूजीसी की इक्विटी नियमावली पर रोक लगाने का फैसला दे रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का समापन करते हुए बीटिंग रिट्रीट की धुन सुन रहे थे। मैं आप सभी से ये चर्चा करते हुए ये सोचना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी के कान में जब उनके किसी सहायक ने फुसफुसाकर खबर दी होगी कि कोर्ट ने नियमावली पे स्टे दे दिया है, तो क्या उन्होंने राहत की सांस ली होगी? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ने उस सहायक से पूछा होगा कि ठीक-ठीक बताओ, रोक लगाई है या उसे खारिज कर दिया? ज़ाहिर है कि मोदी जी रोक वाले फैसले से तसल्ली पाने ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। तो क्या कोर्ट अगर खारिज कर देता, तो मोदी जी कुछ समय के लिए ठंडी सांस ले सकते थे? मुझे तो लगता है कि मोदी जी ना रोक से खुश हो सकते थे, ना खारिज होने से। आज के हालात में रोक का मतलब यह है कि भाजपा के खिलाफ आंदोलनरत सामाजिक शक्तियाँ चुप नहीं बैठेंगी। वे इसे पूरी तरीके से खारिज करवाने के लिए आंदोलन जारी रखेंगी। डर है, किसी नियमावली को कुछ हेर-फेर के साथ, कुछ अधिक चालाकीपूर्ण शब्दावली में फिर से लागू कर दिया जाएगा। इसी तरह आज के हालात में खारिज करने का मतलब यह है कि ब्राह्मण ठाकुर खुशी मनाएँगे और एससी, एसटी और ओबीसी आंदोलन के मैदान में कूद पड़ेंगे, ताकि सरकार को मजबूर किया जाए कि वह इस तरह की नियमावली किसी न किसी रूप में लाज़िमी तौर पर फिर से लागू करके दिखाए। मुझे तो लग रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी आड़ में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या आंदोलन हो या कोई भी और चीज़ हो या सामाजिक एकता हो, कोई भी आड़ हो, अगर ये तिकड़म करते हैं कि इस नियमावली को वापस ले लें, तो इस एससी, एसटी और ओबीसी जमकर आंदोलन करेंगे। फिर क्या होगा कि सड़कों पर दोनों तरफ से आंदोलन होते हुए नज़र आएँगे। एक तरफ ऊँची जातियों का आंदोलन होगा और एक तरफ एससी, एसटी, ओबीसी का आंदोलन होगा। और उन इस आंदोलन के पैरों के नीचे क्या खूंदा जा रहा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वह प्रोजेक्ट, जिसकी परिकल्पना दीनदयाल उपाध्याय ने गुरु गोलवलकर के नेतृत्व में 60 के दशक में की थी, कि ऊँची जातियों को पिछड़ी जातियों के साथ जोड़ना है। पूरा जनसंघ का जीवन काल और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से लेके अब तक भाजपा एक ही काम करती रही है कि ब्राह्मण, मुहावरे के तौर पे कह रहा हूँ, जातियाँ तो और भी बहुत सी हैं, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, कायस्थ, भूमिहार, इन सबको मध्यवर्ती जातियाँ और पिछड़ी जातियाँ, शूद्र जातियाँ या अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी, जिसको संविधान की भाषा में ओबीसी कहते हैं, उनके साथ अगर जोड़ दिया जाए, तो हिंदू एकता कायम हो जाएगी और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, संविधान में घोषित किया जाए या न किया जाए। मुझे तो लगता है कि गणतंत्र दिवस के आखिरी कार्यक्रम में बीटिंग रिट्रीट सुनने के बाद प्रधानमंत्री निवास जाकर नरेंद्र मोदी इस उधेड़-बुन में लग गए होंगे कि जो जिन्न बोतल से निकल आया है, उसे दोबारा बोतल में कैसे बंद किया जाए। दरअसल ये जिन्न जब बोतल में था तो बहुत छोटा लगता था। अब जब बाहर निकल आया है तो इतना बड़ा और विकराल लग रहा है कि उसे फिर से बोतल में डालने के लिए मोदी और भाजपा को न जाने क्या-क्या तिकड़में करनी पड़ेगी। मोदी जी काफ़ी चालाक हैं। ये समझ चुके हैं कि इस मामले में उनके दाएँ कुआँ, बाएँ खाई, आगे तालाब और पीछे नदी है। किधर भी जाएँ, किसी न किसी में गिरना तय है। अभी तक होता यह था कि पार्टी जिस मुद्दे पर कभी फँसती थी, उसका ठीकरा या तो विपक्ष की साजिश पर फोड़ दिया जाता था या कथित राष्ट्र विरोधियों के मत्थे मढ़ दिया जाता था। कभी-कभी विदेशी ताकतें भी इन समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार करार दे दी जाती थीं। लेकिन यूजीसी के काले कानून या इक्विटी नियमावली के मामले में यह ठीकरा हर तरह से मोदी की देहरी पर ही फूट रहा है। यह जिन्न कितना विकराल है और उस बोतल के साइज़ के मुकाबले कितने गुना बड़ा हो गया है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस समय मोदी जी बीटिंग रिट्रीट की धुन सुन रहे थे, उसी से कुछ पहले भाजपा की लखनऊ इकाई के 11 पदाधिकारी मंडल स्तर के महामंत्री अंकित तिवारी के नेतृत्व में यूजीसी के कानून के खिलाफ इस्तीफा दे रहे थे।
बात यहीं तक नहीं रुकी, रायबरेली में एक मंडल मुखिया श्याम सुंदर त्रिपाठी का इस्तीफा भी अध्यक्ष के पास पहुँच चुका था। ये तो केवल 2 छोटे-छोटे उदाहरण हैं। संगठन के पदों से इस्तीफे की सूची बहुत लंबी है। यह केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। भाजपा के पूरे प्रभाव क्षेत्र, इसमें समूचा उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत है, में यूजीसी के कानून के खिलाफ प्रतिध्वनियां हो रही हैं। काशी के मंदिरों में खाई गई वे कस्में गूंज रही हैं, जिनमें मोदी के पूर्व भक्तों ने देवताओं के सामने शपथ लेकर कहा है कि अब वे भाजपा को किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे। दोस्तों, तकनीकी रूप से यह आंदोलन जनरल कैटेगरी के लोगों का है, जिनका 80-90% हिस्सा पिछले 11 साल से भाजपा का निष्ठावान वोटर बना हुआ है, मोदी जी का भक्त है। हम जानते हैं कि उपरा के ब्राह्मणों ठाकुरों में आज की नहीं, बहुत पुरानी अदावत है, पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण और ठाकुर ही मिलकर कर रहे हैं। हालांकि आंदोलनकारियों की भीड़ में ऊंची जातियों की सभी हिस्सों की नुमाइंदगी जमकर देखी जा सकती है। इस समय भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से प्रयाग के बाद बनारस में अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हुए योगी सरकार की ठकुरायत पर छींटाकशी जारी रखी जा रही है। लेकिन यूजीसी वाले मामले में चाहे परशुराम सेना हो, चाहे करणी सेना हो, दोनों में लक्ष्यों की एकता बिल्कुल साफ है। ये जनरल कैटेगरी वाले लोग स्वयं को सवर्ण कह रहे हैं। यह अलग बात है कि ओबीसी जातियों के पास भी वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण होता है, पर वह यह भाजपा सरकार यूजीसी का कमाल है कि चारों वर्णों में से एक वर्ण इस समय अवर्णों यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ पाले के उस तरफ डाल दिया गया है, और पाले के इस तरफ 3 वर्ण और उससे मिलती-जुलती जातियों के लोग। यहां मैं एक बात साफ कर दूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उपरा सरकार पर जो हमला किया है, वह एक दूसरे ही सोपान पर पहुंच चुका है। उन्होंने योगी पर आज तक का सबसे बड़ा आक्रमण किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दे दिया। हालांकि 2500 साल के इतिहास में, शंकराचार्यों के 2500 साल के इतिहास में पहली बार किसी शंकराचार्य से ये प्रमाण मांगा गया है कि तुम अपने असली होने का सबूत दो। अब योगी जी 40 दिन में प्रमाण दें कि वे हिंदू हैं। इतने दिनों में उन्हें अपने गोभक्त होने का प्रमाण दे देना चाहिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालने पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है। गौ माता को राजमाता घोषित करें, यूपी से गोमांस निर्यात बंद करें, नहीं तो आपको गैर हिंदू घोषित कर दिया जाएगा। देखा, याद है दोस्तों, कभी आपने ये सब सुना हो, ये सब बातें देखी हो कि एक शंकराचार्य, जो कि सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरुओं, आचार्यों या मार्गदर्शकों में से एक माना जाता है, वो गोरख पीठ, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पीठ है, उसके महंत, जिनको राजनीति का शौक है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको कह रहे हैं कि आप ऐसा-ऐसा कीजिए वरना आपको गैर हिंदू घोषित कर दिया जाएगा। और वो महंत जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो इन्हीं शंकराचार्य से कुछ दिन पहले माघ मेले में कह रहे थे कि आप 24 घंटे के अंदर सबूत दीजिए कि आप असली शंकराचार्य हैं। इसे कहते हैं सनातन के भीतर का गृहयुद्ध। और सड़कों पर ऊंची जातियों की जो सेनाएं घूम रही हैं, कभी परशुराम के नाम से, कभी करणी के नाम से, कभी धर्म सेना के नाम से, और दूसरी सेना एससी, एसटी और ओबीसी की, जो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आप देख लीजिए, कभी ऐसा आपने सीन देखा है कि हिंदू समाज हिंदुत्व के गृहयुद्ध में और सनातन के गृहयुद्ध में इतनी बुरी तरीके से उलझा हुआ नजर आया है? ये है करामात मोदी जी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, योगी और मोदी दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, पर हिंदुत्व के इन दोनों सेनापतियों पर ऐसा संकट एक साथ पहले कभी नहीं आया था। इस संकट की तलवार दुधारी है। एक धार मोदी की तरफ है और दूसरी योगी की तरफ। दोनों को ही समर्थक उनकी पार्टी भाजपा को भर-भर के गालियां दे रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इस हंगामा युद्ध में जो लोग किनारे बैठे हैं, उनके मन में भी कम अंदेशे नहीं है। उन्होंने भी लड़ाई की पूरी तैयारी कर रखी है। याद रखिए 1990 का आरक्षण विरोधी आंदोलन, जब ऊंची जातियां धरती काट रही थीं, आत्मदाह के दम पर, आत्मदाह से फैली हुई चिंगारी का फायदा उठाकर पूरे समाज को आग के हवाले किए दे रही थी, तो ओबीसी और दलित चुपचाप बैठे रहे, इस नजारे को देख रहे थे। पर इस बार वे चुप नहीं रहने वाले। जो लोग अपने आप को बड़ा चतुर सुजान समझते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें भाजपा के भीतर की खबर है,
और वे ही दरअसल मीडिया को खाने-पीने वाली जनता को हिंदुत्ववादी बनाने का काम करते हैं। उनका तो आजकल होश गुम है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि मोदी जी ऐसा कानून लाने वाले हैं। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के भी बड़े प्रशंसक थे। संघ की किसी भी आलोचना पे उन्हें बहुत बुरा लगता था। आज ये लोग परेशानी पे पढ़कर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाजपा आत्महत्या करने पे क्यों उतारू है। दोस्तों, कहीं ये तो नहीं कि मोदी जी ने अपने रणनीतिकारों के साथ बैठकर किसी क्षण सोचा हो कि एक सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक मारते हैं और राहुल गांधी की नैरेटिव की हवा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल को परास्त करने और उनके ताकतवर नैरेटिव को छीनने के लिए यूजीसी के जरिए ये मास्टर स्ट्रोक मारा गया हो। जो भी हो, यह स्ट्रोक उल्टा बैठ चुका है। जिन्न अब बोतल में वापस नहीं जाने वाला। भाजपा का कोर वोटर हत्थे से उखड़ चुका है। देखिए अब राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो को बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।